PN9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है तमाम दर्शकों का हमारी इस खास पेशकश में, जहां बात होगी राजनीतिक किस्सों की, क्योंकि तमाम दर्शक जानते हैं कि किस्सा सियासी है। बात आज करेंगे यहां पर लोकसभा चुनावों में तैयारियों को लेकर के, क्या कुछ तैयारी इस वक्त चल रही है सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की, और क्या कुछ तैयारी यहां पर विपक्ष के इंडिया गठबंधन की चल रही है। जिस तरीके से बीजेपी ने 2014 में लोकसभा चुनाव जीतते हुए सूबे में या कहें केंद्र की सत्ता पर बीजेपी काबिज हुई थी, और 2014 वो पहली बार था जब भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनावों में पहली मर्तबा पूर्ण बहुमत मिली थी। लेकिन सरकार यहां एनडीए की ही चली, और फिर जिसके चलते यहां बहुमत बीजेपी को मिली, यानी वो मोदी लहर अगले वाले यानी 2019 के लोकसभा चुनावों में भी यूं ही बरकरार रही। और जिस तरीके से मोदी लहर 2019 में भी बरकरार रही, उसके चलते बीजेपी पहली बार भारत के इतिहास में, लोकतंत्र के इतिहास में लोकसभा चुनावों में 300 से ज्यादा सीटें जीती है। जिस तरीके से बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें जीती है, उसके बाद लगता है कि 2024 में बीजेपी से भी बेहतर प्रदर्शन लोकसभा में कर दिखाएगी। लेकिन उस सब के बीच यहां पर बाधा बनकर खड़ा होता है सबसे पहले नागरिकता कानूनों के खिलाफ शुरू हुआ साल 2019 में नागरिकता कानून विरोध आंदोलन। इसके बाद केंद्र सरकार यहां कोविड के दौरान यहां संसद से विधेयक पास कराती है, बिल पास करा के कानून लेकर आती है। कृषि के 2 नए कानून और एक कानून होता है आवश्यक वस्तु अधिनियम, जिसमें संशोधन किया जाता है, और फिर उस कानून के खिलाफ विरोध होता है। और वो विरोध इस स्तर का था कि सरकार को किसानों के लंबे विरोध प्रदर्शन के बाद अपने पैर पीछे हटाने पड़ते हैं और कानून वापस लेने पड़ते हैं, कानून रद्द करने पड़ते हैं। इसके बाद यहां पर केंद्र सरकार अग्निवीर योजना लेकर के आती है, जिसके जरिए यहां पर 3 सेना यानी कि भारतीय आर्मी, इसके बाद थल सेना और वायु सेना, यानी तीनों ही सेनाओं में अग्निवीर योजना की कुछ यहां नियमों के मुताबिक भर्ती होनी थी। लेकिन उसका भी सरकार को विरोध झेलना पड़ता है, और लगातार 3 बड़े फैसले जो केंद्र सरकार लेती है उनका बड़े स्तर पर विरोध होता है। और उन 3 बड़े स्तर के विरोधों में से एक पर तो किसान के आगे यहां सरकार को अपने पैर पीछे करने पड़ते हैं। सबके बाद लगता है कि बीजेपी की अब जो हालत है वो पहले जैसी नहीं रही है, और 2024 के लोकसभा चुनावों में से झटका लगने वाला है। इस बीच बनकर के खड़ा होता है इंडिया गठबंधन, जिसकी नींव रखते हैं यहां जेडीयू प्रमुख और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो कई राज्यों के दौरे करते हैं, राज्यों के क्षेत्रीय दलों को एकजुट करते हैं। वही क्षेत्रीय दल चाहे अपने राज्य में सत्ता में हो, चाहे बीजेपी के खिलाफ प्रमुख विपक्षी दल हो, तमाम क्षेत्रीय दलों को नीतीश कुमार एकजुट करते हैं और इंडिया गठबंधन नाम के मंच पर लाकर खड़ा कर देते हैं। और 28 राजनीतिक दलों से मिलकर बने इंडिया गठबंधन की स्थिति ऐसी थी कि वो एनडीए को चुनौती देता नजर आ रहा था और बीजेपी की चिंताएं बढ़ा रहा था। लेकिन ऐसा होता, यानी कि मतदान होते, चुनावों की तारीख आती, फिर जाकर के वोटिंग डलती, उससे पहले ही इंडिया गठबंधन में बड़ी फूट पड़ जाती है। इंडिया गठबंधन में सबसे पहले यहाँ पश्चिम बंगाल की मुखिया, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की मुखिया यहाँ ममता बनर्जी अपने पैर पीछे कर लेती है। हालांकि ममता बनर्जी ने अब तक भी इंडिया गठबंधन से अलग होने का अपना आधिकारिक ऐलान या बयान नहीं दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी ममता बनर्जी साफ तौर पर पश्चिम बंगाल में यह कह चुकी कि यहां सूबे की सभी 42 की 42 लोकसभा सीटों पर वे अकेले चुनाव लड़ेंगी और किसी के भी साथ ममता अब यहां साझेदारी नहीं करेंगी, जिसको लेकर के माना गया कि इंडिया गठबंधन के लिए यह वाकई में बड़ा झटका है। ममता बनर्जी के इस रुख के बाद कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के संस्थापक माने जा रहे नीतीश कुमार तो इतना बड़ा झटका दे देते हैं जो वाकई में इंडिया गठबंधन की नींव हिला देता है। इंडिया गठबंधन के कहीं ना कहीं सूत्रधार कहे जाने वाले नीतीश कुमार फैसला लेते हैं, वो फैसला जिसके लिए वो जाने जाते हैं, यानी कि वे इंडिया गठबंधन, महागठबंधन को छोड़कर बीजेपी के साथ वाले एनडीए गठबंधन में वापसी कर लेते हैं। नीतीश कुमार जिस तरीके से एनडीए गठबंधन में वापसी करते हैं, सबसे बड़ा झटका ये यहां इंडिया गठबंधन के लिए माना जाता है। इसके बाद बात आती है उत्तर प्रदेश में। कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, यानी कि केंद्र में अगर किसी भी राजनीतिक दल को, अगर किसी भी यहां राजनीतिक गठबंधन को सरकार बनानी है तो लखनऊ यानी कि पहले यूपी को फतेह कीजिए, और उस यूपी में जहां 80 लोकसभा सीटें आती हैं वहां पश्चिम क्षेत्र कहे उसका
यह कहें कि पश्चिमी यूपी में अच्छा खासा वर्चस्व रखने वाली आरएलडी जयंत चौधरी की आरएलडी रालोद वो अलग हो जाती है और वो भी शामिल हो जाती है एनडीए गठबंधन में। रालोद के एनडीए गठबंधन में शामिल होने से उत्तर प्रदेश में जो इंडिया गठबंधन तमाम तरीके से कोशिशें कर सीट वितरण कर रहा था, वो सारा खेल बिगड़ जाता है और फिर जाकर के यहाँ सारी स्थिति यहाँ बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के पाले में आ जाती है। बता दें कि सीट वितरण ये एक ऐसी चीज थी जिसको लेकर लगातार ही इंडिया गठबंधन में दरार पड़ती चली गई और वो दरार अभी भी भरी नहीं है। कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनके साथ अभी भी सीट वितरण पर लगातार विवाद चल रहा है। उत्तर प्रदेश की बात आई तो बता दें कि 80 लोकसभा सीटों के वितरण को इस तरीके से समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने पेश किया कि 11 लोकसभा सीटें उन्होंने लड़ने के लिए कांग्रेस को दी, इसके अलावा 7 सीटें आरएलडी को दी और अन्य 62 सीटों पर खुद के लिए विचार बना रहे थे। लेकिन कांग्रेस ने 11 सीटों पर सहमति दर्ज नहीं की। कांग्रेस की चाहत थी कि जिस राज्य में वो चुनाव लड़के लोकसभा चुनाव पिछले लड़कर के 1 सीट जीती, उस राज्य में वो 20 लोकसभा सीटें जीते। कांग्रेस की चाहत थी कि जिस राज्य के विधानसभा चुनाव में यहां एक भी सीट वो जीत नहीं पाई, उस राज्य की 20 लोकसभा सीटों पर वो दावेदारी ठोके। लिहाजा बात यहां बिगड़नी थी, लेकिन किसी तरीके से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के अन्य नेताओं ने मिलकर के इसे संभाल लिया। लेकिन फिर बात बिगड़ गई जयंत चौधरी से। जयंत चौधरी को 7 सीटों की पेशकश अखिलेश यादव ने की। उन 7 सीटों के बाद भी यहां बात बिगड़ गई। बात बिगड़ने का कारण सीधा यह था कि जो 7 सीटें जयंत चौधरी को पेश यहां की गई थी अखिलेश यादव के द्वारा, उन पर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया कि 3 सीटों पर प्रत्याशी हमारे होंगे और चुनावों का सिंबल, चुनाव चिन्ह आपका होगा, जबकि 4 सीटों पर आपके प्रत्याशी और आपका ही चुनाव चिन्ह होगा। अब ऐसे में जयंत चौधरी के सामने यहाँ चुनौतियां थी कि आखिर सीटें तो मिल गई हैं, सीटों पर जो चिन्ह लगेगा चुनावों के दौरान यहाँ वो तो हमारा होगा, लेकिन जो प्रत्याशी होगा वो हमारा नहीं होगा। ऐसे में अगर हम जीत भी जाते हैं तो भी वो जीत पूरी तरीके से हमारी नहीं होगी। लिहाजा जयंत चौधरी विकल्प तलाशते हैं और विकल्प मिलता है बीजेपी के साथ वाला एनडीए गठबंधन। और जैसे ही ये अटकलें जोर पकड़ती है, जैसे ही यहाँ कहीं ना कहीं मुलाकात जयंत चौधरी की होती है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से, उसके 2 दिन बाद ही केंद्र सरकार ऐलान कर देती है कि जयंत चौधरी के दादा और देश के पूर्व प्रधानमंत्री यह चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही हरित क्रांति के दाता और किसानों के एक और मसीहा कहे जाने वाले यहां एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न से मरणोपरांत सम्मानित करने की घोषणा केंद्र सरकार कर देती है। ये मुख्य रूप से 2 जो ऐलान भारत रत्न के किए जाते हैं उनको लेकर माना जाता है कि इससे यहां बीजेपी किसानों को लुभाने में कामयाब रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। किसानों को लुभाने से बीजेपी पीछे हट जाती है और उसके कुछ ही दिन बाद यहां एक बार फिर से किसान दिल्ली आ जाते हैं और आंदोलन शुरू हो जाता है। जब आंदोलन यहां शुरू होता है तो फिर यहां याद आता है 9 अगस्त का दिन, जब केंद्र सरकार के लाए 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन शुरू हुआ था और वो आंदोलन उस वक्त खत्म हुआ जब केंद्र सरकार को झुकना ही पड़ा, अपने पेश किए तीनों कानूनों को रद्द करना पड़ा था। अब ऐसे में एक बार फिर से किसान दिल्ली आ चुके हैं और यहां तमाम तरीके से बीजेपी की केंद्र सरकार पर दबाव है। देखना है कि क्या कुछ निष्कर्ष निकल पाता है। जो प्रमुख मांगे लेकर के किसान आ रही हैं, क्या उनको यहां सुलझा पाने में बीजेपी सरकार कामयाब रहेगी या उनको मुद्दा बनाने में और मुद्दा बनाकर इंडिया गठबंधन के तमाम राजनीतिक दल बीजेपी को घेरते हुए चुनावों में पटखनी दे देंगे? इस पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे SPN 9 न्यूज।